न्यूज इंडिया आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश हेलो इंडिया में। नमस्कार, मैं कुंदन जमार। हेलो इंडिया की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। दक्षिण भारत के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर 4 राज्यों में जाएंगे। पीएम मोदी कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आपको बता दें कि बेंगलुरु हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का आज वो उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। केम्पेगौड़ा की 108 फुट की प्रतिमा का भी अनावरण होगा इस दौरान। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दक्षिण भारत के दौरे पर हैं और इसी दौरे के अनुसार ये तमाम कार्यक्रम जो है वो रखे गए हैं। और अपने इस 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के 4 राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ तेलंगाना जाएंगे और यहाँ करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह करीब 9:45 पर विधान सौध बेंगलुरु में महर्षि वाल्मीकि और संत कवि श्री कनक दास की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बेंगलुरु के एसआर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री फिर 11:30 बजे केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। आपको बताएं कि दोपहर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे और दोपहर करीब 3:30 पर प्रधानमंत्री तमिलनाडु के डिंडीगुल में गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। तो 2 दिवसीय दौरे पर है आज और बेंगलुरु हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही साथ आपको बता दें कि 4 राज्यों में जाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जाने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। 3 दिवसीय कंबोडिया दौरे पर धनखड़ जाने वाले हैं। उपराष्ट्रपति आसियान भारत स्मृति शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 17वीं पूर्वी एशिया शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे उपराष्ट्रपति। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कंबोडिया पीएम हुन सेन से भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है वो मिलेंगे और आज से 3 दिवसीय यात्रा पर कंबोडिया जाएंगे, जहां वो आसियान भारत स्मृति शिखर सम्मेलन और 17वीं पूर्वी एशिया शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से उपराष्ट्रपति के दौरे की जानकारी दी गई है। उपराष्ट्रपति धनखड़ आज नामपेन में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। वहीं कल वो यहां आसियान भारत स्मृति शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बता दें कि इस वर्ष आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ है और इसे आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय की अगर हम बात करें तो विदेश मंत्रालय के मुताबिक अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति धनखड़ कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ द्विपक्षीय मुद्दा पर चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति कंबोडिया के नरेश से भी भेंट करेंगे और दौरे के आखिरी दिन यानी रविवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 17वीं पूर्वी एशिया शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। तो 3 दिवसीय दौरे पर है कंबोडिया। पीएम हुन सेन से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। आसियान भारत स्मृति शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे यहाँ पर। तो 3 दिवसीय कंबोडियाई दौरे पर उपराष्ट्रपति धनखड़। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं गुजरात चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर की। आपको बता दें कि दरअसल कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट अपनी जारी कर दी है। तो गुजरात चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की कि कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी और इस दूसरी लिस्ट में कांग्रेस के 40 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके नामों पर मोहर लग गई है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस के 89 उम्मीदवार अभी तक घोषित हो चुके हैं। दरअसल गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में चुनाव कराए जाने वाले हैं। गुजरात चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही है। सभी राजनीतिक दलों ने कमर कसी हुई है और सियासी घमासान के लिए प्रत्याशियों के लिए लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। गुरुवार दोपहर को जहां सत्ताधारी बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, तो देर रात विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी गुजरात चुनाव को लेकर अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 46 उम्मीदवारों को टिकट दिए गए हैं। और दूसरी लिस्ट में जिन नेताओं का जिक्र हम करें, जिन नेताओं के नाम शामिल हैं, उनमें भुज से अर्जन भाई भूडिया और जूनागढ़ की बात करें, जूनागढ़ से भीखा भाई जोशी और वहीं सूरत पूर्व से असलम साइकिल वाला और सूरत उत्तर की बात करें तो सूरत उत्तर से अशोक भाई पटेल और वलसाड से कमल कुमार पटेल को उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पिछले शुक्रवार को गुजरात चुनाव के लिए 43 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी और कांग्रेस ने अब कुल 89 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बता दें कि गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में वोटिंग कराई जाएगी, जबकि 8 दिसंबर को वोटों की गिनती का काम होगा।
तो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट भी आ गई है। 46 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल हैं। कुल 89 उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित कर दिए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। शिवलिंग मामले में आज सुप्रीम सुनवाई होगी। दोपहर 3 बजे मामले पर सुनवाई होगी। नई बेंच मामले की सुनवाई करेगी। शिवलिंग संरक्षण का आदेश 12 नवंबर तक ही मान्य है। तो ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज का दिन बड़ा दिन है, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और आज दोपहर 3 बजे इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, जैसे कि मेरे सहयोगी कुंदन ने भी आपको बताया। तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन के मुताबिक शिवलिंग संरक्षण का आदेश 12 नवंबर तक ही मान्य है। कथित शिवलिंग के संरक्षण का आदेश 12 नवंबर तक है। क्या इसे कोर्ट आगे बढ़ाएगा या फिर कोई अगला आदेश, कोई दूसरी तरह का आदेश आएगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। मई में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पूछा था कि 7-11 में निचली अदालत ने क्या आदेश दिया है। हालांकि 7-11 के मामले की अगर हम बात करें तो निचली अदालत ने उसमें कहा है कि मामला सुनने योग्य है, तो इसलिए 7-11 का मामला अब खत्म हो जाता है। एक तरीके से 7-11 पर जिला अदालत की तरफ से फैसला लिया गया कि मामला सुनने योग्य है, तो इस पर अब कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि मुस्लिम पक्ष की याचिका निचली अदालत ने खारिज कर दी थी और साथ ही साथ हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना था और जिस पर नए सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि संरक्षण को लेकर नई बेंच बनानी होगी और अब आज दोपहर 3 बजे नई बेंच जो है वो इस पूरे मामले की सुनवाई करने जा रही है। तो शिवलिंग मामले पर आज सुप्रीम सुनवाई है, क्योंकि आपको बता दें कि 12 नवंबर आज तारीख है और अभी तक इसको टाला गया था सुनवाई को, तो लिहाजा आज दोपहर 3 बजे अहम सुनवाई जो है वो होने जा रही है। नई बेंच जो है वो इस पूरे मामले की आज सुनवाई करेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, क्योंकि कांग्रेस की आज मुंबई में भारत जोड़ो यात्रा है और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जो है इस दौरान इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे, इस यात्रा में शामिल होंगे। नए अध्यक्ष बने हैं खड़गे अभी, और लेकिन इस बीच आपको बताएं कि राहुल गांधी को शिवसेना का साथ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में आज आदित्य ठाकरे जो है वो शामिल होंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे आदित्य ठाकरे। जैसा कि हमारी सहयोगी निदा ने बताया, तबीयत खराब होने की वजह से पवार शामिल नहीं होंगे। शरद पवार के बारे में भी कहा गया था, वो भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे और कांग्रेस को अपना सपोर्ट देंगे। लेकिन अभी जानकारी अब यह है कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा वो नहीं बनेंगे। महाविकास अघाड़ी के नेता यात्रा में शामिल जरूर होंगे। तो यानी कि एनसीपी और शिवसेना, जो उद्धव गुट की शिवसेना है, उसके जो नेता हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में शरीक होंगे, शामिल होंगे और कांग्रेस को एक तरीके से अपना सपोर्ट देंगे। बिल्कुल, केंद्र सरकार की कथित विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ देश को एकजुट करने के मकसद से दरअसल शुरू हुई ये भारत जोड़ो यात्रा अब महाराष्ट्र पहुंच गई है और आज मायानगरी मुंबई से इसका कारवा जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इस व्यापक जन आंदोलन से देश को एकजुट करने निकले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आज भारत जोड़ो यात्रा में शिवसेना का साथ मिलेगा। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे आज कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे और उनके अलावा महाविकास अघाड़ी के कई बड़े नेता ऐसे हैं जो इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे, इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार इस यात्रा का हिस्सा नहीं होंगे। दरअसल उन्हें तबीयत ठीक ना होने के कारण अपना प्लान बदलना पड़ा है, जिसकी पुष्टि एनसीपी और कांग्रेस ने भी कर दी है। यानी कि शरद पवार आज भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगे। पहले खबर आई थी कि उद्धव गुट वाली शिवसेना और एनसीपी के जो कद्दावर नेता हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, शरद पवार, वो भी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनेंगे, सपोर्ट देंगे कांग्रेस को, राहुल गांधी को सपोर्ट देंगे। लेकिन उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो भारत जोड़ो का हिस्सा नहीं बनेंगे। वाराणसी दौरे पर आज सीएम योगी होंगे। 7 जेटी का उद्घाटन करने वाले हैं मुख्यमंत्री। 8 जेटी का शिलान्यास करेंगे और उद्घाटन समारोह में कई मंत्री भी शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण करा रहा है इसके पूरा आयोजन। वाराणसी से कोलकाता के बीच कुल 60 जेटी होंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और यहां पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा आयोजित खास कार्यक्रम का वो हिस्सा बनेंगे। वाराणसी के रविदास घाट पर आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ 7 जेटी का उद्घाटन और 8 जेटी का शिलान्यास करेंगे। बता दें कि वाराणसी से लेकर कोलकाता के बीच कुल 60 जेटी बनाए जाने हैं। इनमें उत्तर प्रदेश में 7 जेटी तैयार हुए हैं, जिनमें वाराणसी के रविदास घाट, रामनगर, कैथी, चंदौली में बलुआ, गाजीपुर में कलेक्टर घाट, बलिया में
उजियार घाट, बरौली और शिवपुर शामिल है। वाराणसी के रविदास घाट से आज सुबह 11 बजे उद्घाटन कार्यक्रम होगा। वहीं इस मौके पर 8 जेटी का शिलान्यास भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 2000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और दोपहर 2 बजे से आपको बता दें कि दरअसल पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का भी आयोजन होगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से बांग्लादेश, भूटान, नेपाल देशों के अलावा कई राज्य ऐसे हैं जिनको जोड़ने की कोशिश होगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक, कैबिनेट मंत्री महेंद्र पांडे, उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और कई अन्य लोग भी शामिल होंगे। तो 7 जेटी का आज उद्घाटन जो है होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों 8 जेटी का भी शिलान्यास होगा। तो उद्घाटन समारोह में कई और मंत्री ऐसे जिनका नाम आपको हमने बताया, इनके अलावा और भी कई ऐसे चेहरे जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। और चलिए बढ़ते हैं हेलो इंडिया में आगे और अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, जो कि सत्येंद्र जैन से जुड़ी हुई है, क्योंकि सत्येंद्र जैन की जमानत पर आज सुनवाई हो रही है और राउस एवेन्यू कोर्ट में ये उस पूरे मामले की सुनवाई होगी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने ईडी का पक्ष रखा था और ईडी की दलील पर जवाब आज बचाव पक्ष जो है वो पेश करेगा। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सत्येंद्र जैन हैं और उन्हें जमानत की दरकार है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज फिर से सुनवाई होगी। राउस एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। गुरुवार को हुई सुनवाई में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी का पक्ष रखा था। ईडी का पक्ष रखते हुए उन्होंने कोर्ट से कहा कि 40 से 50 बार सत्येंद्र जैन ने हवाला को नगद कैश मुहैया करवाया। आगे एसवी राजू ने कहा कि जैन ने फर्जी लोगों को कंपनी का कामकाज सौंपा था। पंकुल अग्रवाल भी उसी में से एक था। और साथ ही साथ एसवी राजू ने कहा कि सत्येंद्र जैन ने दस्तावेज के साथ जालसाजी की। जालसाजी का अपराध भी इसमें शामिल है। पुलिस ने कुछ धाराएं नहीं लगाई हैं, लेकिन आरोप तय करने के दौरान अदालत धाराएं जोड़ सकती है। अब कोर्ट आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा और वहीं कोर्ट में सत्येंद्र जैन का बचाव पक्ष ईडी की दलील पर अपना जवाब पेश करेगा। देखना होगा कि जब सत्येंद्र जैन के बचाव में पक्ष जो है वो अपना पक्ष रखेगा तो उसके बाद में ईडी के जो सवाल हैं, कई ईडी जो लगातार जो मांग कर रहा है, ये ईडी ने अभी तक जो भी जांच के तथ्य रखे हैं उनका बचाव कैसे कर पाता है ये देखना होगा। क्योंकि सत्येंद्र जैन पर लगातार जिस तरीके से सियासत और दिल्ली की राजनीति जमकर हुई, गरमाई, बीजेपी, आम आदमी पार्टी दोनों लगातार आमने सामने थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही कि बीजेपी फंसा रही, लेकिन बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बना करके आम आदमी पार्टी को घेर रही है। और अब खबर झारखंड से जुड़ी हुई। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज होने वाला है। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने पर आज फैसला हो सकता है। स्थानीय नीति लागू करने की तैयारी में है सोरेन सरकार। ओबीसी को 27% आरक्षण का दे सकती है उपहार इस विशेष सत्र में। तो स्थानीय नीति को लेकर विपक्षी दल जो है वो बीजेपी का तंज इस पर सामने आया है, क्योंकि स्थानीय नीति के नाम पर बेवकूफ बना रही है सरकार, ये कहना है बीजेपी का। इसके अलावा आपको हम बता दें कि बिना सर्वदलीय बैठक के अहम फैसले जो है वो सरकार ले रही है, ये भी आरोप है। और जब जब ईडी का मुख्यमंत्री को नोटिस आता है तब तब 1932 के खतियान को आगे कर देती है सोरेन सरकार, ये भी आरोप है। दरअसल एक बार फिर से हेमंत सोरेन को ईडी का नोटिस मिला है। 17 तारीख को उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले जब नोटिस आया था तो उन्होंने व्यस्तता का हवाला देकर के ईडी दफ्तर जाने से इनकार कर दिया था। एक बार फिर से उन्हें ईडी का नोटिस मिला है, समन मिला है, 17 तारीख को पेश होना है। और अब बीजेपी 1932 खतियान के मसले पर यह कह रही है कि जब जब ईडी का नोटिस सोरेन सरकार को मिलता है, हेमंत सोरेन को मिलता है, तब तब वो 1932 खतियान का जिक्र करने लगते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले और ईडी की कार्रवाई से जूझ रहे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जनता के बीच अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए लगातार कई लोक लुभावन फैसले ले रहे हैं, यह बीजेपी का आरोप है। इसी कड़ी में आज झारखंड विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। और इस सत्र में जिस विशेष सत्र का जिक्र कुंदन कर रहे हैं, दरअसल इस सत्र में महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश करने की खबर है। इन दोनों बिल से आने वाले समय के लिए झारखंड की राजनीति की दिशा तय होगी। पहला बिल ओबीसी आरक्षण को लेकर है, तो भाई दूसरे बिल की बात करें तो दूसरा बिल स्थानीय नीति को लेकर होगा। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने पत्रकारों को बाकायदा बताया कि इस विशेष सत्र में सरकार 2 विधेयक पास कराएगी। पहला विधेयक 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति से जुड़ा है। सरकार ने इसे पहले ही कैबिनेट से पास किया था और वहीं अब विधानसभा के विशेष सत्र में विधेयक को पास करके राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।
दूसरे विधेयक की बात करें तो दूसरे विधेयक के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि झारखंड में सालों से ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने की मांग की जा रही थी। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और पहले कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई और अब इस विधेयक को पास कराने की तैयारी है और उम्मीद की जा रही है कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मामले में विधेयक को भी आज विधानसभा के विशेष सत्र में पास करा लिया जाएगा। फैसला लिया जा रहा है हेमंत जी के राज में, पूरा मील का पत्थर साबित होगा। राज के लिए कुछ अच्छा होगा, बढ़िया होगा, इसी उम्मीद के साथ सदन चलेगा और भाजपा बेनकाब क्या बोलते हैं इसको, हाँ वही होगी, ठीक है, इसको हम लोग करेंगे। विशेष रूप से दो विषयों को लेकर, एक 1932 का खतियान और दूसरा ओबीसी आरक्षण जो विधानसभा से कागजात आए हैं, इन्हीं दो विषयों का जिक्र है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हम कभी भी 1932 के खतियान के विरोधी नहीं रहे। सारे विधायकों ने एक स्वर में बैठक में इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि सरकार को हम शुभकामनाएं देते हैं कि सरकार 1932 का खतियान लागू करे, ओबीसी को जो आरक्षण देने का निर्णय इन्होंने लिया वो लागू करे। लेकिन पार्टी का मानना है कि इनकी मंशा पवित्र नहीं है। अगर इनकी मंशा पवित्र होती तो 6 महीने पहले जब मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा कि ये लागू नहीं हो सकता, कभी कोर्ट इसको तोड़ देगा, तो राज्य की जनता ये जानना चाहती है कि आपने इसमें ऐसा क्या परिवर्तन कर दिया कि अब कोर्ट इसको तोड़ेगा नहीं। तो इसका अर्थ है कि सीधा सीधा आप राज्य की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। और अब अगली खबर जो है उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी है, क्योंकि आजम खान उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत ऊंचा कद रखते हैं, लेकिन अब आजम खान को फिलहाल कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बड़ी खबर रामपुर उपचुनाव के लिए दरअसल नया शेड्यूल जो है वो जारी हो गया है। सेशन कोर्ट में सुनवाई के बाद ये नया शेड्यूल आज जारी हुआ है। 11 से 18 नवंबर तक नामांकन की प्रक्रिया होगी, 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 को ही नतीजे आएंगे। उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट पर फिर से उपचुनाव की घोषणा हुई है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को उपचुनाव का नया शेड्यूल जारी किया है। मतदान पहले की तरह 5 दिसंबर और मतगणना 8 दिसंबर को ही होगी। आपको बता दें कि सिर्फ नामांकन की तारीख जो है वो एक दिन आगे बढ़ा दी गई, इसमें बदलाव किया गया है। पहले नामांकन की जो आखिरी तारीख थी वो 17 नवंबर थी, जिसे अब एक दिन आगे बढ़ा करके 18 नवंबर कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने ये नया शेड्यूल रामपुर के एडिशनल सेशन जज की अदालत में हुई सुनवाई के बाद जारी किया है। अब आजम खान ने उपचुनाव को चुनौती देने और उन्हें सुनाई गई सजा पर रोक लगाने के लिए दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को रामपुर के एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में भेज दिया था, जिस पर सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज ने आजम खान को राहत नहीं दी है। तो रामपुर उपचुनाव के लिए नया शेड्यूल जो है वो जारी हो गया है। 11 से 18 नवंबर तक नामांकन की प्रक्रिया रहेगी, 5 दिसंबर को मतदान होगा, 8 को नतीजे आएंगे। कुछ और इसमें बड़ा बदलाव नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ आपको बता दें कि नामांकन की तारीख जो है उसको एक दिन आगे और बढ़ा दिया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। आज आ सकती है कांग्रेस की पहली लिस्ट, पहली सूची में हो सकते हैं 125 उम्मीदवारों के नाम। पार्टी का चुनावी पोस्टर भी जल्द जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दिल्ली नगर निगम जो है चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और एमसीडी में काबिज बीजेपी और दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के साथ साथ अब कांग्रेस पार्टी भी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस की दिल्ली इकाई एमसीडी चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के बाद आज पहली लिस्ट जो है वो जारी कर सकती है कांग्रेस पार्टी। जानकारी जो अभी तक मिल रही है उसके मुताबिक पहली लिस्ट में कांग्रेस 125 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगा सकती है। दरअसल कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम पर विचार विमर्श के लिए बाकायदा एक बैठक बुलाई थी और अब पहली लिस्ट जारी करने की पूरी तैयारी कर ली गई है।
बता दें कि एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होना है और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। उम्मीदवारों की लिस्ट के साथ कांग्रेस जल्द पार्टी का पोस्टर भी जारी करेगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार के मुताबिक एमसीडी चुनाव के मद्देनजर संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा के लिए गुरुवार को एक बैठक भी बुलाई गई। उन्होंने कहा कि बैठक की अध्यक्षता पार्टी के एमसीडी चुनाव प्रभारी अजय कुमार ने की है। नाम तय करने वाली चयन समिति के प्रमुख अविनाश पांडे, सदस्य के जय कुमार और काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस एमसीडी चुनाव में दिल्ली में सफाई व्यवस्था पर कांग्रेस का जोर रहेगा। आपको बताएंगे चुनाव के लिए पार्टी का नारा एमसीडी मतलब मेरी चमकती दिल्ली होगा। तो आज कांग्रेस की पहली सूची जो है वो आ सकती है। पार्टी का चुनावी पोस्टर भी जल्द जारी होगा। लेकिन जो आज पहली सूची आ सकती है कांग्रेस की, उसमें 20 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके नामों की घोषणा की जाएगी। पहली सूची में 125 उम्मीदवारों के नाम आएंगे और उसके बाद पार्टी का चुनावी पोस्टर भी जल्द जारी होगा। तो एमसीडी चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है, क्योंकि ऑलरेडी एमसीडी पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी लगातार ये कह रही कि आगे भी उसी का कब्जा रहेगा। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी की खामियां गिरा रही है। लेकिन अब इस रेस में कांग्रेस पार्टी भी कूद चुकी है।